हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हाँ, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। अब अगर पिछला चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका मतलब बारी है एक और नए चैप्टर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर से एक और नए चैप्टर के साथ। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब कुछ बच्चों के इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, कुछ के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जो इसे एक बार समझ लेते हैं, एक बार इसकी गहराई को, इसको पहचान लेते हैं, उसके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। चलिए आपके लिए भी हम इस चैप्टर को क्या बनाने की कोशिश करेंगे, आसान बनाने की। तो स्टार्ट करें, चलो। अब चैप्टर नंबर 5 आप जानते हैं, नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चैप्टर का नाम दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इंट्रोडक्शन में कुछ बातें लिखी हुई हैं। देखो, इंट्रोडक्शन को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। आपको कम से कम ये चीजें तो पता चले कि आखिरकार जो एनसीईआरटी है या जो चैप्टर है वो आपसे क्या मांगता है, क्या कह रहा है, क्या नहीं। तो चलो एक बार कोशिश करते हैं। चलो, क्या दे रखा है इंट्रोडक्शन में? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर मैनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। यानी आप सबने देखा होगा कि जो यहाँ पे नेचर है, नेचर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी एक पैटर्न को फॉलो करती हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल हैं, जो पैटर्न को फॉलो करती हैं। कह रहे हैं सच एज पेटल्स ऑफ सनफ्लावर। अगर आप सनफ्लावर के पेटल्स को देखेंगे तो वो बिल्कुल एक सर्टेन पैटर्न में ही होते हैं। ठीक है। कभी आप गेंदे का फूल लेके, ठीक है, देख सकते हो, बिल्कुल एक सर्टेन पैटर्न मिलेगा। फिर कहता है होल्स ऑफ हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते का होल। यानी मधुमक्खी के छत्ते में जो होल्स होते हैं, बिल्कुल वो एक पैटर्न को बनाते हैं। ठीक है, एक ना एक फिक्स शेप को, पैटर्न को बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसने कुछ एग्जांपल लिया, जैसे कि वो बता रहा है स्टेयरकेस। अगर आप स्टेयरकेस को देखो तो सबसे नीचे सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो यानी अगर नीचे की तरफ से देखें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। भाई टर्म डिसेंड होती जा रही है। अब ये फिक्सली डिसेंड हो रही है या नहीं हो रही, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रही है ना। ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर दिखाई देगा। यानी ये जो चीजें हैं, ये कुछ असेंडिंग ऑर्डर में है अगर ऊपर से देखोगे, या फिर नीचे से डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये एक पैटर्न को ही बना रहे हैं। ठीक है। कह रहा है लेडर की लेंथ मान सकते हो कुछ ऐसे हुई। पहले 45 सेंटीमीटर की थी, फिर 43 हुई, फिर 41 हुई। तो एक पैटर्न से आपकी क्या हुई, डिक्रीज हुई। माफ कीजिएगा, सॉरी। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एक पैटर्न से क्या हुई, डिक्रीज हुई। उसी के साथ फिर उसने कुछ एग्जांपल्स और लिए हैं जो ऐसे ही फॉलोइंग चीजें डिक्रीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या किया है कि खरगोश और खरगोशनी आपस में मिले, आपस में संपर्क किए, कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, ये वही वाले व्हाट्सएप वाले कॉन्टैक्ट्स हैं जो तुम कर रहे हो आजकल। ठीक है, व्हाट्सएप, इंस्टा, यही सब चला रहे हो या नहीं? इन सबको छोड़ो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। देखो, तो क्या हुआ कि दो थे, दो से चार हुए, चार से छह हुए, छह से आठ हुए। तो यानी ये भी बढ़ते गए, इनकी भी ग्रोथ होती गई। ह्यूमंस का भी कुछ इसी तरीके से पैटर्न होता है। फैमिली में दो पर्सन होते हैं। ठीक है, फिर दो पर्सन मिलके अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते हैं, तो पर्सन तीन हो जाते हैं, चार हो जाते हैं। तो मतलब फैमिली भी इंक्रीज होती चली जाती है। तो फैमिली भी पैटर्न को ही फॉलो करती है। अब उसने कहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कह रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म, ड ड ड। कोई ऐसी चीज जो ये हमें ढंग से समझाना चाहता हो तो बता दे हमें, वरना हम पढ़ लेंगे। In the list above, we see that successive terms are obtained by adding a fixed number to the preceding term. Such list of numbers is called an arithmetic progression. An arithmetic progression, द द द द, कोई बात हमें समझाना चाहता हो, हम नहीं समझ रहे हो तो बताइएगा। चलो, मतलब ये अब हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता सकता, इतनी ही चीजें हमें बता रहा था।
ठीक है, हालांकि ये तो हम वैसे भी खुद भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज पे आ गया बड़ी जल्दी, बड़ा बेशरम व्यक्ति है, सीधा एक्सरसाइज पे आ गया। चलो हम स्टार्ट करते हैं जरा अपनी बातें। ठीक है, देखेंगे जब एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी, जब देखेंगे। अब हम समझते हैं आखिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, ठीक है, उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। अब हम समझते हैं जरा एपी में क्या चीजें होती हैं और क्या हमें समझना है। आपने जनरली क्या देखा होगा, आपकी लाइफ में आपने किसी भी एक चीज को देखो और वो किसी ना किसी पैटर्न से रिलेट करनी चाहिए, वो किसी ना किसी सीक्वेंस से, सीरीज से कुछ ऐसे रिलेट करनी चाहिए जिससे वो एक क्या बना दे, एपी। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैंने इसे डॉट डॉट करके छोड़ दिया। यानी मैंने कुछ टर्म्स ली, ठीक है, 1 से लेके 8 तक की कुछ टर्म्स ली। अब उन टर्म्स को कह दिया कि भैया ये ऐसी आगे चलती रहेंगी। कब तक चलती रहेंगी भैया हमें भी नहीं पता, जब तक भगवान ले जा रहे हैं चलने दो। ठीक है, हमने क्या करा, 1 से लेके 8 तक लगातार टर्म्स ली और बाकी सबको डैश डैश करके छोड़ दिया। अब मैंने यहां क्या समझा कि भैया जब मैंने पहली टर्म ली तो पहली टर्म क्या थी, 1। पहली टर्म क्या थी, 1। समझना जरा। अब 1 से अगर मैं 2 जाना चाहता हूं तो मैं 1 से 2 कैसे जा सकता हूं भैया, अगर 1 में एक और 1 ऐड हो गया 1 में, ठीक है, इस वाले 1 में अगर हम एक और 1 ऐड कर दें तो भैया हम 2 पहुंच जाएंगे। तो यानी इस नंबर से अगले नंबर पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, +1। क्या करना पड़ रहा है, +1। उसी तरीके से 2 से 3 कैसे जाएंगे भैया, अगर 2 में भी कुछ ऐड हो जाए, +1 हो जाए तो हम 3 पहुंच जाएंगे। अगर सपोज हमें 3 से 4 जाना है तो क्या, +1। 4 से 5 जाने के लिए भी +1। 5 से 6 जाने के लिए भी +1। 6 से 7 जाने के लिए भी +1 और 7 से 8 आने के लिए भी +1। यानी हर एक नंबर से दूसरा नंबर पाने के लिए हर बार क्या जोड़ना पड़ रहा है, 1। हर बार क्या ऐड करना पड़ रहा है, 1। और जब पिछले नंबर से अगले नंबर पे आने के लिए हर बार आपको सेम ही नंबर ऐड करना पड़े, पिछली संख्या से अगली संख्या जाने के लिए हर बार आपको सेम ही नंबर ऐड करना पड़े, तो इसी तरीके की अगर कोई सीरीज या सीक्वेंस है और उसको आपको हर बार +1 करके ऐड करना पड़े, इसी को कहा जाता है अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। इसी को कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी एपी क्या होती है, एपी एक तरीके की सीरीज होती है जब उसमें आपकी पिछली टर्म से अगली टर्म जाने के लिए सेम नंबर्स का इस्तेमाल किया जाए, सेम चीज का इस्तेमाल किया जाए। ऐसी हर टर्म्स को आप क्या, सॉरी, ऐसी हर टर्म्स को आप क्या कहते हैं, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस प्रोग्रेशन का मतलब ही ये होता है सीरीज। ठीक है, किसी भी एक टाइप की सीरीज, जैसे आप सिड्डियों में देख रहे थे तो सिड्डी भी सीरीज बना रही थी, बार 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 घटती जा रही थी। ठीक है, और वो सेम डिफरेंस से घट रही थी। तो अगर सेम डिफरेंस से घट रही हैं तो मतलब एक टर्म से अगले टर्म पे जाने के लिए, फिर अगले से अगले जाने के लिए हमें सेम ही अप्लाई करना पड़ रहा है, सेम डिफरेंस करना पड़ रहा है। इसका मतलब वो भी क्या हो जाता है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका एग्जांपल हम कुछ आपको ऐसे देते हैं। मान लो आपको कुछ बॉल्स जमानी है। क्या जमानी है, कुछ बॉल्स। जरा देखना, मान लीजिए हम हैं और हम कुछ बॉल्स जमाना चाहते हैं। हमने सबसे नीचे 1 2 3 4 5 5 बॉल्स जमाई। हमने सबसे नीचे कितनी बॉल्स जमाई, 5। अब आप जानते हो जब आपको एक बॉल के ऊपर एक बॉल फिक्स करनी है, देखो ऐसा पैटर्न हो सकता है आपने कभी देखा भी हो सकता है आपने कभी ना देखा हो। जिन्होंने नहीं देखा ना, वो अगर चाहें तो करके देख सकते हैं।
अगर वो चाहें तो करके देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें जरूरत पड़ेगी ना एक फ्लॉप की, स्लोप, सॉरी फ्लॉप कह रहा हूं, एक स्लोप की जरूरत पड़ेगी। उस स्लोप पे ना स्केल लगा लेना, चोबे गाड़ के स्केल लगा लेना, और इस स्केल पे कंचे जमाना। जब आप उस स्केल पे कंचे जमाओगे वो टेढ़ा स्लोप होगा। अब टेढ़े स्लोप पे मान लो आपने ऐसे स्केल लगाया और आप कंचे जमाते जा रहे हो, तो आप महसूस करोगे कि जब सबसे नीचे वाली लाइन आपने जमा दी, उसके बाद जो दूसरी लाइन है ना वो जब जमेगी जब कंचा इन दोनों के बीच में होगा। यानी लाइन जब जमनी चालू होती है जब कंचा इनके कहां आता है, बीच में। तो यानी इस बार कितने जम पाएंगे, 4। फिर इनके बीच में आएगा, इस बार कितने जमा पाऊंगा मैं, 3। फिर अगला वाला इनके बीच में आएगा, इस बार कितने जमा पाया, 2। फिर अगला वाला इसके में आएगा। आपने लड्डू रखे देखे हैं कहीं, कर दी मैंने आपके मतलब की बात है, छेड़ दिया टॉपिक। आपने हलवाई के पास गए होंगे, हलवाई के पास लड्डू जमे देखे होंगे, ठीक है, लड्डू रखते हैं वो ट्रे में। उन लड्डुओं को देखो कभी ध्यान से, क्या जितने नीचे वाले पे होते हैं उतने ही होते हैं सारे पे, है भाई? वो धीरे 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 चोटी बनती जाती है, क्यों? क्योंकि हर बार लड्डू क्या होते जाते हैं, कम। ये टुनटुन मौसी के लड्डू हैं, खाए हैं नहीं खाए हैं? ये जो फिगर हमने बनाई है, ये हमने क्या बनाई है, टुनटुन मौसी के लड्डू। अब इन्हें खा के आप बस भीम बन जाना, छोटा भीम, और जैसे उसमें उसमें शक्तियां आ जाती थी वैसे ही आप दिमाग ले आना, ठीक है? आपके पास क्या आ जाना चाहिए, दिमाग। उनके पास शक्तियां हैं, आने दो, पावर आ रही है, आपके पास क्या आना चाहिए, दिमाग, ठीक है? तो टुनटुन मोसू के लड्डू को अगर आप देखो, तो मजाक मजाक में हमें एक चीज तो बड़ी जबरदस्त पता चली। क्या पता चली? कि भैया टुनटुन मौसी ने नीचे कितने लड्डू जमा रखे थे, 5। पता चला कि टुनटुन मौसी ने नीचे कितने लड्डू जमा रखे थे, 5। फिर कितने जमाए थे, 4। फिर 3। फिर 2। फिर 1। अब देखो हर बार एक घटता जा रहा है, यानी हर बार काम सेम हो रहा है। भैया डिफरेंस 1 का आता जा रहा है, और 1 का डिफरेंस आता जा रहा है, इसका मतलब मैं इसे क्या कह सकता हूं, एपी। यानी जब डिफरेंस सेम हो जाता है, अब वो डिफरेंस कैसे भी हो, +1 से हो, -1 से हो, कैसे भी बने, +2 से, -2 से, +3/2 से, -3/2 से, √2 से, √3 से, किसी से भी डिफरेंस बनो, अगर मेरा डिफरेंस सेम हो जाएगा, तो मैं हर बार उसको क्या कह सकता हूं, कह सकता हूं कि वो क्या है, एक एपी है। तो यानी एपी के बारे में पता चला, ऐसी टर्म्स का गुच्छा, ऐसी टर्म्स का गुच्छा जिनके अंदर का डिफरेंस हर बार क्या रहे, सेम, उसी को हम क्या कहते हैं, एपी। अब अगर एपी के अंदर आपको इतनी बातें पता चली, एपी की जनरल टर्म क्या होती है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए भाई। यानी आपको पता होनी चाहिए जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी की जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। चलिएगा भैया, इसे भी देख लेते हैं क्या कहता है, ठीक है? एपी की जनरल टर्म क्या होती है? एपी की कोई जनरल टर्म अगर आप कभी भी आपसे कोई पूछे कि जनरली वो किस पैटर्न पे लिखा होता है, यानी वो बना किस पैटर्न से है, तो आप उसे कहेंगे कि भैया जो उसका बनने का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले उसमें आता है ए, फिर आता है A+D, फिर आता है A+2D, फिर आता है A+3D, फिर आता है A+4D, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाता है। कब तक चलता जाएगा? जब तक ये कोई ना कोई टर्म पे लास्ट नहीं हो जाता। मैंने मान लिया nth इसकी लास्ट टर्म होगी, तो अगर nth टर्म इसकी लास्ट होगी, तो इसका जो लास्ट होगा वो आएगा A+n-1 इंटू डी। तो आपका सवाल होगा कि भैया यहाँ n में से 1 क्यों कम किया, ठीक है? इससे पहले तो आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। तो समझो खिलाड़ियों, समझो जरा, कि अगर यहां देखो तो यहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए। क्या यहां डी है? मतलब जो डी है वो एक टर्म कम है, जो डी है वो एक टर्म क्या है, कम। कैसे? आप जानते हो, अगर मैं कहूं तो ये मेरी फर्स्ट टर्म हुई, ये मेरी क्या हुई, फर्स्ट टर्म। ये सेकंड टर्म, सेकंड संख्या हुई, नहीं दूसरे नंबर पे लिखी हुई है ना, तो सेकंड टर्म। तीसरे नंबर पे लिखी हुई है थर्ड टर्म, चौथे पे लिखी हुई है फोर्थ टर्म। देखो लेकिन तीसरे पे जो लिखी हुई है उसमें डी कितने हैं, 2। जो चौथे पे लिखी हुई है उसमें डी कितने हैं,
3। जो पांचवें पे लिखी हुई है उसमें डी कितने हैं? 4। यानी जोन से नंबर की संख्या होगी उसमें से डी एक क्या होगा? कम होगा। तो मैं कह रहा हूं भैया ये मेरी nth टर्म है। ये मेरी कौन सी टर्म है? nth टर्म। तो जब ये मेरी nth टर्म है तो इसमें से जो d होगा वो क्या होगा? n-1 होगा। आई ना बात? क्योंकि d जो है वो एक टर्म बाद से शुरू है, तो एक टर्म बाद से शुरू होने की वजह से उसमें क्या है? एक कम रहता है हमेशा। तो अगर हमेशा एक कम रहेगा, ठीक है, हमेशा से एक कम रहेगा, इसीलिए वो रहेगा a प्लस n-1 इंटू डी। आई बात समझ में? भाई देखो सिंपल तो था ना। भाई कहने के लिए क्या था? यही तो आपकी फर्स्ट टर्म रहेगी। फर्स्ट टर्म को A1 कह सकते हैं, ये आपकी सेकंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म, ये ओके थर्ड टर्म, ये आपकी फोर्थ टर्म, ये आपकी फिफ्थ टर्म, और ऐसे ही चलती जाएगी ये आपकी nth टर्म। एपी में ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स भी तो कह सकते हो ना कि भैया मैं कह दूं ये मेरी पहली संख्या, वो मेरी दूसरी संख्या, वो मेरी तीसरी संख्या। इस तरीके से संख्याओं को भी कह सकता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इतनी है कि जनरल टर्म आपकी ऐसे लिखी जाती है। अब इस जनरल टर्म में कुछ बातें होती हैं, जैसे कि कुछ बातों में सबसे पहली बात जो खुल के आती है वो ये आती है कि जी इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है। आपसे कभी पूछा जाए इस एपी की फर्स्ट टर्म, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ए है यहीं से तो एपी स्टार्ट है, इसका मतलब यही मेरी क्या रही होगी? फर्स्ट टर्म रही होगी। इसका मतलब एपी की फर्स्ट टर्म क्या हो जाती है? ए। एपी की फर्स्ट टर्म क्या हो जाती है? ए। एपी की फर्स्ट टर्म ए होने के बाद एक टर्म आती है कॉमन डिफरेंस। एक टर्म क्या आती है? कॉमन डिफरेंस। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो कॉमन डिफरेंस होता है डी। एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी। किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस होता है डी। ठीक है, और अगर किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस डी है और ये किसी एपी के अंदर सेम नहीं है, भाई कैसा कहना चाहता हूं मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि मान लो मैं कोई एग्जांपल लिख दूं कि भैया हमने एक एग्जांपल लिया 2 5 9 13। 13 का को लेंगे भाई, 14 लेंगे। आ डा 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 डा, यानी मैंने एक सीरीज लिखी। ठीक है, आपको क्या लिखी? एक सीरीज, उसमें कुछ टर्म्स ली। अब मैं आपसे कहता हूं भैया जरा पहचानना चालू करो, आप इनमें डिफरेंस देखो। क्या देखो इसमें? डिफरेंस। आप कहोगे कि भैया 2 से 5 जाने के लिए जो डिफरेंस है वो +3 है। भैया 2 से 5 हम जब जा पाएंगे जब इसमें क्या जोड़ देंगे? 3। फिर आप कहोगे कि भैया 5 से 9 जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 4। 9 से 15 आने के लिए 14 आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। तो कहने का मतलब है हर बार क्या ऐड करना पड़ रहा है? अलग डिफरेंट नंबर। यहां 3 ऐड हो रहा है, यहां 4 ऐड हो रहा है, यहां 5 ऐड हो रहा है, और हर एक टर्म को पाने के लिए अगर अलग नंबर ऐड करना पड़े यानी उनका डिफरेंस अलग हो जाए, यहाँ डिफरेंस 3 का है, यहाँ डिफरेंस 4 का है, यहाँ डिफरेंस 5 का है, उनका डिफरेंस अलग हो जाए, तो हम कहते हैं कि भैया ये एपी नहीं है। कि भैया साफ शुद्ध बात है, ये एपी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये एपी होती तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता? सेम होता। तो सीधी सीधी सी बात, इसको एपी नहीं कह सकते। एपी के लिए कॉमन डिफरेंस का सेम होना बहुत जरूरी है। अगर वो डिफरेंस हर जगह सेम नहीं है ना, ठीक है, अगर वो डिफरेंस हर जगह सेम नहीं है तो आप नहीं पता लगा सकते, मतलब आप नहीं कह सकते कि वो एक एपी है। इतनी बातें, चलो जरा आगे चलते हैं। अगर इतनी बातें क्लियर है तो जरा इसे मिटा देते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिया था एक। इतनी बातें क्लियर हैं तो इसको जरा मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। कॉमन डिफरेंस में बात हो गई कि कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट होता है? डी से। इसे निकालने के लिए फॉर्मूला बनाए। अगर आपको डी चाहिए, आप क्या करो, सेकंड टर्म में से किसे घटा दो? फर्स्ट टर्म को। सेकंड टर्म में से किसे घटा दो? फर्स्ट टर्म को। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डी कॉमन डिफरेंस कितना है। अब क्योंकि डी तो पूरी एपी में सेम रहता है, सोचने वाली बात,
डी तो पूरी एपी में क्या रहता है, सेम, क्योंकि एपी तो आप उसी को कहोगे जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो जब डी की वैल्यू पूरी की पूरी एपी में सेम रहती है, एपी के हर जगह सेम रहती है, तो जरूरी नहीं है कि आप सेकंड में से ही फर्स्ट घटाओ, आप थर्ड में से भी सेकंड घटाओगे तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा, फोर्थ में से थर्ड घटाओगे तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा, अगर वो एक एपी है। आंसर सेम नहीं है तो समझ जाओ वो एपी नहीं है। तो कहने का मतलब है कॉमन डिफरेंस सिर्फ A2 माइनस A1 से ही नहीं निकल सकता, आप A3 माइनस A2 कर लो, चाहे A4 माइनस A3 कर लो, यानी कोई भी आगे वाली टर्म में से उससे पीछे वाली टर्म घटा लो, आपको हर बार कॉमन डिफरेंस सेम ही मिलेगा, अगर वो एक एपी है। और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मिलता तो कह दो कि भैया ये एपी नहीं है, सीधे सीधे मुकर जाओ, हम नहीं मानता, हम नहीं मानेगा बिड़ू कि वो एक एपी है। चलें आगे। कॉमन डिफरेंस के बाद आता है नंबर ऑफ टर्म्स की बारी, कि उस एपी के अंदर कितनी संख्या है। तो हम कहते हैं कि भैया हम तो n मानते हैं कि उस एपी के अंदर कितनी संख्या है, n संख्याओं का इस्तेमाल किया गया है। एपी के अंदर कितनी संख्याओं का इस्तेमाल किया गया है, n संख्याओं का। उसके बाद हम आगे आपको क्या कहते हैं भैया, नंबर ऑफ टर्म्स अगर n हो गई तो फिर आपको बताते हैं कि भैया इतनी ही बातें इसमें होती हैं। ठीक है, इतनी बातें अभी आपको समझने की जरूरत है, इतनी बातों से आपको पता चलेगा कैसे होता है। अच्छा, एक चीज और नोटिस करना, सीधी सीधी देखो, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप इस चीज को ध्यान से देख लेते हैं एक बार। अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए, एक डी कम, थर्ड टर्म चाहिए तो भैया एक और डी कम हो जाएगा, फोर्थ में एक डी और कम हो जाएगा, यानी हर टर्म में क्या होता है, हर बार एक डी जो होता है वो कम हो जाता है। तो मैं आपसे अगर कहूं इस बात को, मैं आपसे ऐसे कह दूं कि भैया मुझे टेंथ टर्म बताओ, कौन से जादुई कलर का इस्तेमाल से आप समझ पाओगे कि हमें क्या चाहिए। तो जादुई कलर में आपकी सिट्टी पिट्टी गुल, इसको लेते हैं चलो। अगर मैं कहूं आपको भैया टेंथ टर्म चाहिए, तो आप कह सकते हो A+9D। क्यों? क्योंकि भैया जो टेंथ टर्म होगी वो एक डी कम होगी, एक डी हमने कम कर दिया, सीधा सीधा खेल है। अब मैं आपसे कह दूं भैया मेरे पास कोई एपी है, उसकी छठी टर्म चाहिए, तो सिक्स टर्म के लिए आप क्या कहोगे भैया, A+5D कर लो, डी को एक कम कर दो, ए तो हर बार रहेगा ही रहेगा, बस किसको एक कम कर दो, डी को एक कम कर दो। अब आपसे मांग लू भैया मुझे बता दो A11th टर्म, तो आप क्या कहोगे A+10D कर लो। मैं आपसे कह दू भैया A20 बता दो, तो आप क्या कहोगे A+19 कर लो। ठीक है, फिर आपसे कह दो भैया A25 बता दो, तो आप क्या कहोगे A+24 कर लो। तो कहने का मतलब है कि अगर आपसे कभी भी कहा जाए ना कि इस टर्म की संख्या की बात हो रही है, इस संख्या की, इस नंबर ऑफ टर्म की बात हो रही है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि भैया उसमें से एक डी की वैल्यू एक कम करके लिख दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म वो है, मतलब उसका फॉर्मूला आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। इतनी कहानी ठीक है। हाँ जी। तो मेरे खिलाड़ियों, ठीक है, मेरे जागरूक खिलाड़ियों, समझ लो कि अगर इतनी बातें ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये हमारा एपी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि एपी क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहले हमने सीखा था एपी क्या होता है, ठीक है, एपी क्या होता है उसके बारे में सीखा। फिर हमने एपी सीखने के बाद ये पता करा कि उस एपी में क्या क्या चीजें होती हैं, कि एपी की सीरीज में क्या होता है, एक फर्स्ट टर्म होती है, एक कॉमन डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ टर्म्स को हम थोड़ा सा एन बोलते हैं, और अभी के लिए आपको इन्हीं चीजों की जरूरत है। जिन जिन चीजों की आपको जरूरत पड़ती जाएगी, धीरे धीरे हम आपको कराते जाएंगे। अब अगर इतनी चीजों की ही जरूरत है, ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने आपको पूरा एपी का दे दिया है, अब पूरे एपी के इंट्रोडक्शन में आपको हमने सारी चीजें समझा दी हैं, ठीक है, कैसे कैसे होती है। अब एक्सरसाइज की शुरुआत आपके साथ करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ जुड़ के चीजों को समझते रहिए, करते रहिए, अपने बोर्ड्स एग्जाम को इजी बनाते रहिए। फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।